गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, वेलकम टू बी पॉजिटिव क्लासेस, ए डेस्टिनेशन फॉर ए बेस्ट एजुकेशन। यहाँ पर हम कल बायोलॉजी के बारे में पढ़ रहे थे। बायोलॉजी क्या है, कौन से शब्द से लिया गया है, कौन सी भाषा का शब्द है। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं सामान्य तौर पर, जनरल तौर पर, कि आप बायोलॉजी पढ़ रहे हो तो बायोलॉजी के जो शब्द है उसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए। बायोलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है वो किसने किया, और क्लासिफिकेशन के बाद में क्लासिफिकेशन में इसमें कौन कौन सी शाखाएँ हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वो चीज़ तो हमने कल देख ली थी। इसके बाद में वहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे कि जूलॉजी के जनक कौन है, बॉटनी के जनक कौन है, जूलॉजी का जो क्लासिफिकेशन है या जूलॉजी जो शब्द है कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है, और इसे फादर ऑफ जूलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी किसे कहा जाता है। ये चीज़ें हमने वहाँ पर डिफाइन कर ली थी। इसके बाद में आपके जो वर्गीकरण के जनक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, टैक्सोनॉमी, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है कैरोलस लीनियस को। कैरोलस लीनियस को, कैरोलस लीनियस है, इसका पूरा नाम है कार्ल वॉन लीने। कार्ल वॉन लीने, इनका पूरा नाम है कार्ल वॉन लीने। इन्हें टैक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, इसके आधार पर इन्हें सिस्टेमा ऑफ नेचरी, सिस्टेमा ऑफ नेचरी, ठीक है, इन्होंने पुस्तक लिखी सिस्टेमा ऑफ नेचरी, और पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचरी। और इसी पुस्तक में इन्होंने बहुत सारे जो प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण किया था। ठीक है, इसके अलावा कार्ल वॉन लीने ने, और इसके बाद में आपके यहाँ पर जो आपका टॉपिक है वो रहेगा माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप, जो माइक्रोस्कोप है उसका आविष्कारक किसे माना जाता है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक, ठीक है, इनको माना जाता है, ल्यूवेनहोक को। ठीक है, तो यहाँ पर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक को, और इन्होंने जो खोज की है माइक्रोस्कोप या इसमें सुधार किया है, इन्होंने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की, जीवित सेल्स की खोज की। जीवित सेल की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ठीक है, यहाँ पर जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। किसके साथ? माइक्रोस्कोप के आविष्कार के साथ। ठीक है, और कैरोलस लीनियस है, इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? सिस्टेमा नेचरी पुस्तक लिखी। इसके बाद में इन्होंने कुछ और पुस्तकें लिखी। यहाँ पर जो पुस्तकें हैं वो है जेनेरा प्लांटेरम, जेनेरा प्लांटेरम व स्पीसीज प्लांटेरम। प्लांटेरम, ठीक है, ये दो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी। इन्होंने इन पुस्तकों में क्या किया था? लगभग 7700 पादप, 7700 पादप जो जातियां हैं, स्पीसीज है उनका, तथा यहाँ पर लगभग 4300 के आसपास, लगभग 4300 के आसपास जो जंतुओं की जातियां हैं उनके बारे में इन्होंने बताया था। जंतु की जातियों के बारे में इन्होंने इन पुस्तकों में वर्णन किया था, वर्गीकरण किया था, क्लासिफिकेशन किया था, और लगभग इनकी 1200 जातियों के बारे में बताया था इन्होंने। कितनी जातियों के बारे में? 12,000 जातियों के बारे में इन्होंने टोटल बताया था। देखो यहाँ पर पादप और जंतुओं के अलग अलग है 7700 और 4300, और लगभग कितनी जातीय स्पीसीज के बारे में वर्णन किया था इन्होंने? 12,000 जातियों के बारे में स्पीसीजों का वर्णन किया था इन्होंने। ठीक है,
अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है, इसके बाद में हम यहाँ पर चर्चा करते हैं कि जो आपकी लाइफ है, आपका शरीर है, क्या है, बॉडी है। बॉडी किससे निर्मित होती है, ये मैंने आपको कल बताया था थोड़ा सा, कि जब सेल एक जगह कॉम्बिनेशन होता है सेल का, तो क्या बनता है, टिश्यूज बनता है, टिश्यूज बनता है। ठीक है, टिश्यूज जब ऑर्गन बनते हैं, जब कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन जब कॉम्बिनेशन होता है तो सिस्टम बनता है, और सिस्टम जब कॉम्बिनेशन होता है तो यहाँ पर क्या बनता है, बॉडी बनती है पूरी। क्या बनती है, बॉडी। मतलब कोशिकाएं संगठित होती है तो ऊतक बनता है, ऊतक जब संगठित होते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, अरे ऊतक संगठित होते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, तो ऊतक संगठित होते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर ऑर्गन मतलब अंग बनते हैं, अंग जब संगठित होते हैं तो तंत्र बनता है, और तंत्र जब मिलते हैं तो क्या बनता है, यहाँ पर बॉडी का निर्माण होता है। तो हम सबसे पहले बॉडी का निर्माण करने वाली जो चीज़ होती है, सेल। देखो सेल के बारे में पढ़ते हैं, सेल क्या होती है, सेल किस प्रकार कार्य करती है, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स पाए जाते हैं, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल। सेल जो होती है वो प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स दो प्रकार की होती है। तो सेल मतलब कोशिका जो होती है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। तो दो प्रकार की जो कोशिका होती है उसमें देखते हैं, एक तो होती है पादप कोशिका, एक होती है जंतु कोशिका। पादप कोशिका और जंतु कोशिका मतलब प्लांट सेल्स कोशिका और जंतु कोशिका। यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर मैंने आपको कल बताया था पिछले वीडियो में कि हमारे जो सेल का निर्माण हुआ है वो किस क्रम में हुआ है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार क्या हुआ है, एक महाविस्फोट हुआ होगा, उसके बाद में क्या हुआ होगा, अनेक प्रकार के ग्रह, पिंड, उपग्रह, इनका निर्माण हुआ होगा। फिर इसके बाद में जो सबसे पहले कुछ एमिनो अम्लों का संघनन हुआ होगा, मीथेन गैस की अधिकता थी, ऑक्सीजन की अधिकता थी पृथ्वी के ऊपर, ठीक है, हाइड्रोजन गैस की अधिकता थी, एमिनो अम्लों का निर्माण हुआ होगा, ठीक है। एमिनो अम्लों का निर्माण होने के पश्चात एक डीएनए आरएनए का निर्माण हुआ होगा, डीएनए आरएनए से डीएनए और आरएनए से संघनन होने से क्या बना होगा, वायरस का निर्माण हुआ होगा, जो हमारे क्या है, वायरस का निर्माण हुआ होगा, जो क्या है, सजीव और निर्जीव की योजक कड़ियाँ। तो इन योजक कड़ियों के बारे में आपसे पूछा जाता रहता है हर बार, लगभग एक दो एग्जाम छोड़कर तो योजक कड़ी के बारे में पूछ लिया जाता है। ये जरूरी नहीं है कि वायरस के बारे में पूछा जा सके, जैसे प्लांट और जंतु और जो पादप है उनकी योजक कड़ी कौन सी है, इसके बारे में बताइए। अलग अलग प्रकार की योजक कड़ियों के बारे में पूछा जा सकता है कि प्लांट और एनिमल के समान गुण किस में पाए जाते हैं। जैसे वायरस में पाया जाता है कि ये सजीव की तरह भी कार्य करता है और निर्जीव की तरह भी कार्य करता है। तो इस प्रकार से आपको वायरस के बारे में। डीएनए के बाद में मैंने कल बताया था आपको कि सेल का निर्माण हुआ होगा, और सेल किस प्रकार की, प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। अब मैं यहाँ पर आपको प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में यहाँ पर बताऊँगा। देखते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स किस प्रकार की होती है, यूकैरियोटिक सेल्स में क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल्स, कोशिका, प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका, देखो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। सबसे पहले तो हम डेफिनेशन देखते हैं इसकी। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं, ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली विहीन पाया जाता है। ऐसी कोशिकाएं जिनमें केंद्रक क्या पाया जाता है, झिल्ली विहीन पाया जाता है। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो कौन सी होंगी, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होंगी।
कैसी होंगी रे? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं कि कुछ वायरस होते हैं, कुछ जीवाणु होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणुओं में क्या पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। यूकैरियोटिक भी पाई जाती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक सेल्स ज़्यादा पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसे कहते हैं? जिनमें केंद्रक क्या होता है? केंद्रक झिल्ली युक्त विहीन होता है, केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। तो इस प्रकार की जो कोशिका होगी वो क्या होगी? आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी। और जिसमें केंद्रक झिल्ली युक्त होगा तो वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यूकैरियोटिक कोशिका। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका किसे कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। सबसे पहले तो हम डिफाइन कर रहे हैं इसमें कि केंद्रक झिल्ली विहीन होगा। केंद्रक झिल्ली विहीन होगा, क्या कहलाएगा? आपका प्रोकैरियोटिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रोकैरियोटिक। और केंद्रक झिल्ली युक्त होगा तो क्या कहलाएगा? यूकैरियोटिक कहलाएगा। आपकी प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है, ये जीवाणुओं में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? जीवाणुओं में पाई जाती है। और ये एकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं? एकोशिकीय। इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं रे? कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, इसके अलावा इसमें 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम 17S प्रकार का। देखो, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 80S प्रकार का, एक 70S प्रकार का। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं यहाँ पर, 70S और 80S प्रकार का। 80S प्रकार का पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक्स में पाया जाता है। और यहाँ पर 70S प्रकार का जो राइबोसोम होगा वो किस में पाया जाएगा? आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसके अंदर देखते हैं, इसमें केंद्रक झिल्ली युक्त होगा। इसमें आप ये भी कह सकते हो केंद्रक झिल्ली विहीन तो होता ही होता है, और साथ ही साथ क्या होता है? इसमें जो केंद्रक झिल्ली होती है वो अनुपस्थित होने की वजह से ऐसा लगता है कि इसमें केंद्रक अनुपस्थित है। तो यहां पर केंद्रक अनुपस्थित, इसमें एक कोशिका होगी, कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। कोशिकांग का मतलब क्या? जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी आपके जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, ठीक है, राइबोसोम तो पाया जाएगा, लेकिन कौन सा पाया जाएगा? 17S प्रकार का पाया जाता है। इसी प्रकार से हम देखते हैं यूकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। केंद्रक झिल्ली युक्त होता है। साथ ही साथ इसके अंदर 80S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। कोशिकांग उपस्थित होंगे। कोशिकांग क्या होंगे? उपस्थित होंगे। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं यहाँ पर 80S राइबोसोम कोशिकांग उपस्थित होंगे। इनमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय सभी प्रकार के जीव पाए जाएंगे। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय प्रकार के जंतु पाए जाते हैं। इसमें सभी उच्चतर प्राणी आते हैं, इसमें निम्नतर प्राणी आते हैं, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पर। ठीक है, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की जो सिंपल जानकारी है वो यहाँ पर मैंने प्रस्तुत कर दी है आपके लिए कि इनमें और इनमें क्या अंतर होता है। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका होगी, उसमें केंद्रक जो झिल्ली होगी वो अनुपस्थित होगी, केंद्रक अनुपस्थित भी कह सकते हो। इसके बाद में जीवाणु जो एग्जाम्पल हो गया। इसके बाद में एकोशिकीय जीव होंगे और इनमें कोशिकांग अनुपस्थित होंगे। 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। इसके अलावा यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर केंद्रक झिल्ली युक्त होगा। 17S प्रकार का राइबोसोम पाया जाएगा। कोशिकांग उपस्थित होंगे। एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय जीव इसमें पाए जाते हैं। सभी प्रकार के जो जीव होते हैं, उच्चतर प्राणी जो आएंगे वो यूकैरियोटिक में आएंगे, और निम्नतर जो प्राणी आएंगे वो किस में आएंगे? प्रोकैरियोटिक में आते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो कि आपकी जो क्या पाई जाती है? रिक्तिका इसमें अनुपस्थित होती है। रिक्तिका अनुपस्थित होती है और इसमें रिक्तिका उपस्थित होती है।
रिक्तिका उपस्थित होती है। ये बात अलग है कि आपकी जो यूकेरियोटिक सेल्स है वो एनिमल और प्लांट सेल्स भी अलग अलग होती है। तो उसमें आपकी प्लांट सेल्स होती है उसमें रिक्तिका थोड़ी बड़ी पाई जाती है, जबकि जो एनिमल सेल्स होती है उसमें रिक्तिका क्या होती है, थोड़ी छोटी होती है। जबकि इसमें किसी प्रकार की कोई रिक्तिका नहीं पाई जाती है, छोटे छोटे बबल्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे, जिसे हम फूड वैक्यूल्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फूड वैक्यूल्स कह सकते हैं, या फिर धानियाँ कह सकते हैं, खाद्य धानियाँ कह सकते हैं। तो ये पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार की विशेषता पाई जाएगी और इनमें इस प्रकार की विशेषता पाई जाएगी। क्लियर है। यदि हम इसकी जो कोशिका का नामांकित चित्र बनाना चाहे तो इस प्रकार बना सकते हैं। कैसे बना सकते हो इसको, गोल मटोल कैसे भी बना सकते हो, क्योंकि अनियमित आकार होता है इसमें। और इसके अंदर हम बात करते हैं कि इसमें किसी प्रकार का कोई कोशिकांग नहीं उपस्थित होता है, किसी प्रकार का कोई कोशिकांग उपस्थित नहीं होता है। ये जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है ये निम्नतर प्राणियों में पाई जाती है। इसमें किसी प्रकार के कोई कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। जो गुणसूत्र होते हैं वो बिखरी हुई अवस्था में होते हैं। और भी चीज़ें लिख सकते हो आप कि गुणसूत्र इसमें क्या होते हैं, जो डीएनए न्यूक्लिक अम्ल होता है वो बिखरा हुआ पाया जाएगा इसमें। और इसमें क्या होगा, केंद्र के अंदर एक जगह केंद्रित दिखाई देगा स्पष्ट रूप से, और इसमें आपके धागों के रूप में स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इसमें कहीं पर भी पाया जा सकता है, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि बीच में पाया जाए। ठीक है, इसी प्रकार से 17 एस्ट्रो राइबोसोम होगा, इस प्रकार से बिखरा हुआ पाया जाएगा। इसमें किसी प्रकार की कोई संरचना निश्चित तौर पर दिखाई नहीं देती है। ठीक है, तो इस प्रकार की इसकी संरचना होगी। यदि यूकेरियोटिक सेल्स की बात करें तो इसमें सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। अब हम देखते हैं कि जो सेल है वो सेल किसने खोज की, कोशिका की खोज किसने की, प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक तो हमने बता दिया यहाँ पर कि प्रोकैरियोटिक सेल्स किस प्रकार की होती है, यूकेरियोटिक सेल्स किस प्रकार की होती है। अब बताओ यहाँ पर जो सेल होती है, सेल की खोज किसने की, अरे किसने की कोशिका की खोज, रॉबर्ट हुक ने, रॉबर्ट हुक ने की। और किस में किया, कॉर्क में। कॉर्क मतलब आपकी छाल होती है, छाल में। ठीक है, और इन्होंने किस कोशिका की खोज की थी, मर्त कोशिका की खोज की थी। मर्त सेल्स का क्या किया था, खोज किया था। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले जो कैम्बियम होता है या छाल होती है तो उसकी कोर को ले लिया, उसकी पतली सी एक काट ली उन्होंने। ठीक है, और उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा। माइक्रोस्कोप भी नहीं था, माइक्रोस्कोप तो था ही नहीं, साधारण सूक्ष्मदर्शी थी। साधारण सूक्ष्मदर्शी जो आपकी ड्राइंग बॉक्स में आता है वो इस प्रकार का सूक्ष्मदर्शी था, तो उसके द्वारा ऐसे देखा। उन्होंने जब देखा तो उसके अंदर इस प्रकार के छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए उनको। क्या दिखाई दिए, इस प्रकार के छोटे छोटे कमरे दिखाई दिए। और इन कमरों को इन्होंने क्या कहा, सेल का। जो ये कमरे दिख रहे हैं आपको, जैसे छत्ता होता है, छत्ते में दिखाई देता है, वैसे कमरे दिखाई दे रहे थे इसके अंदर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके अंदर कमरे दिखाई दे रहे हैं। इन कमरों को क्या कहा इन्होंने, सेल। सेल का मतलब होता है कमरा। क्या होता है, कमरा होता है। सेल का मतलब क्या होता है, कमरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एक खाली स्थान, रिक्त स्थान क्या है, या इसको ऐसे भी कह सकते हो, रिक्त स्थान। तो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने।